हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिंपल कॉन्सेप्ट्स। आई एम योर फ्रेंड जकवान शेख। तो आज का टॉपिक हमारा जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में वो है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप किसी भी एग्ज़ाम्स का अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी सीएससी के एग्ज़ाम्स हो और एज ए लॉ स्टूडेंट्स भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस पर्टिकुलर हम वीडियो में अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अनअकैडमी ने प्रीलिम्स रिवीजन कार्निवल यूपीएससी सीएससी 2020 ये ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें स्पेशल क्लासेस फेस्टिवल्स शुरू हो चुके हैं दोस्तों 22 अगस्त 2020 से, जिसमें 400+ लाइव क्लासेस आपको सुनने को मिल सकते हैं। नाउ आपको पता ही है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को लेस दैन 47 डेज रह चुके हैं, तो आपके प्रिपरेशन आप अनअकैडमी से कर सकते हैं, चाहे 2020 का हो, चाहे 2021 का हो और 2022 का। आप अपना प्रिपरेशन यूपीएससी सीएससी का अनअकैडमी के साथ ज़रूर करें, क्योंकि आपको बहुत ही बेनिफिट्स इसमें मिलने वाले हैं। तो क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे आगे? तो आप अगर सब्सक्राइब करते हैं एक भी कोर्सेज को अनअकैडमी के, तो आपको नंबर ऑफ बेनिफिट्स, अनलिमिटेड बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। जिसका लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, आप अपने घर बैठे सीख सकते हैं और अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल सकता है और कोर्सेज का। अगर आप एक भी सब्सक्राइब करते हो तो अनअकैडमी के कोर्सेज को, तो टॉप एजुकेटर्स से आपको सीखने को मिल सकता है। उनका स्ट्रेटेजी क्या है, वो कैसे सिखाते हैं और उनके एक्सपीरियंस से आपको पढ़ने को मिल सकता है ना। टॉप एजुकेटर्स जो कि इंडिया में, उनसे आप सीखने को मिल सकता है। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आपको सीखने को मिल सकते हैं उनसे, और एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस इसमें आपको मिल सकता है। और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन भी इसमें रहेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, अगर आपको कोई भी कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होता हो, किसी भी आपके टॉपिक में अगर डाउट्स है, आपका कन्फ्यूजन है, तो रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन में आपको वो कन्फ्यूजन क्लियर करने की पूरी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी दोस्तों। और लाइव टेस्ट सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लाइव टेस्ट सीरीज में मिलेंगे इसमें, है ना। और स्टडी मटेरियल एज ए पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको कहीं लिखने की ज़रूरत भी नहीं होगी, आप सिर्फ अपना मोबाइल खोलो या अपना लैपटॉप खोलो और उसमें आप प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं, है ना। और आंसर राइटिंग सेशन भी आपको मिल जाएगा इसमें, कि बहुत ही अनलिमिटेड बेनिफिट्स है इसमें। अगर आप एक भी कोर्सेज को सब्सक्राइब करते हो तो अनअकैडमी के, तो जल्द से जल्द अनअकैडमी के कोर्सेज को सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें आंसर राइटिंग सेशंस भी आपको मिल सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम्स को अगर देना चाहते हैं, अभी किसी भी एग्जाम्स को अगर आप क्रैक करना चाहते हो, तो आंसर राइटिंग सेशंस, आंसर राइटिंग एक स्ट्रेटेजी आपको बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कैसे आंसर्स आपको लिखने हैं, कैसे अपना रिप्रेजेंटेशन आपको देना है पेपर में, जिसकी वजह से आपका ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हो चुके, है ना। और मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी आपको मिल सकता है इसमें, अनलिमिटेड मेंटरशिप एंड गाइडेंस। ऐसे अनलिमिटेड बेनिफिट्स आपको एक सब्सक्रिप्शन पर मिल सकते हैं दोस्तों। तो जल्द से जल्द अनअकैडमी के कोर्सेज को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और आपको बहुत ही बेनिफिट्स मिल सकते हैं इन सब पॉइंट्स के। आपका 100% सिलेबस कवरेज मिल सकता है, वास्ट रेंज ऑफ ऑप्शनल्स मिल सकते हैं, और सेक्शनल क्यूजेस भी आपको मिल सकते हैं। हर एक पॉइंट्स पर आपको सेक्शनल क्यूजेस मिल सकते हैं, और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपको अनअकैडमी कर देगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हो अनअकैडमी के कोर्सेज को, आपको प्रिपरेशन से लेकर इंटरव्यू के प्रिपरेशन तक सब होल आपको हेल्प करेंगे अनअकैडमी। अगर आप करते हो अनअकैडमी के कोर्सेज को सब्सक्राइब, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और इसमें किन लैंग्वेज में आपको कोर्सेज सीखने को मिल सकते हैं, जैसे बिलिंगुअल जीएस बैच कोर्स है, और लक्ष्य यूपीएससी सीएससी 2021 हिंदी जीएस बैच कोर्स है, जो कि हिंदी वर्जन में भी आप सीख सकते हैं। और एक्सपीडिशन यूपीएससी सीएससी 2021 तो इंग्लिश जीएस बैच कोर्स आपको इंग्लिश में सीखने को मिल सकता है। और 2 ईयर्स एक्सपीडिशन यूपीएससी सीएससी 2022 जो कि इंग्लिश जीएस बैच कोर्स है, 2 ईयर्स की आपको इंग्लिश में सीखने को मिल सकता है जीएस, और हिंदी में भी और बिलिंगुअल में भी सीखने को मिल सकता है। आपको ये बेनिफिट्स आपको अनअकैडमी ला रहा है, ये अपॉर्चुनिटीज आपको मिस नहीं करनी चाहिए दोस्तों। तो जल्द से जल्द इस कोर्सेज को सब्सक्राइब कीजिए। और अनअकैडमी ऐप पर डेली 7:30 PM शाम 7:30 बजे 20 क्वेश्चंस 20 मिनट 40 मार्क्स के लिए करंट अफेयर्स के आपको दे दी जाएंगे फ्री में, और आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा, आपके करंट अफेयर्स इससे प्रिपेयर होगा। और ये फ्री है ना, ये अपॉर्चुनिटीज आप मत छोड़िए, ये फ्री है। और ये आपको टेस्ट एनालिसिस भी आपका होगा, अगर आप कहाँ पर वीक है, आपको कितने मार्क्स मिले हैं, कहाँ आप करेक्ट क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं, कितने आपने इनकरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और आपको कैसा प्रिपरेशन करना है अनअकैडमी आपका यूपीएससी प्रिपरेशन का, वो अनअकैडमी आपको पूरी हेल्प प्रोवाइड करेंगे दोस्तों। और ये भी T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज़ जो कि फ्री में है, ये अपॉर्चुनिटीज़ ये ग्रैब करिए दोस्तों। ये अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे किसी को भी नहीं मिलती, है ना। तो जल्द से जल्द अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें, और 7:30 PM 20 क्वेश्चंस 20 मिनट्स ऑन करंट अफेयर्स ज़रूर सॉल्व करें, और खुद का एनालिसिस करें, कितने आपने क्वेश्चंस करेक्ट छुड़ाए हैं और कहाँ तक आपका प्रिपरेशन सही हुआ है ना दोस्तों।
तो आप अगर किसी भी कोर्सेज को सब्सक्राइब करते हो, फॉर एग्जांपल आप 24 मंथ्स के कोर्सेज को अगर सब्सक्राइब करते हो तो आपको 64,000 आपको पे करने पड़ेंगे। बट ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको हम लाए कि आप हमारा UPSC YT ये प्रोमो कोड अप्लाई करते हो तो आपको सिर्फ 57,600 रुपीज़ ही पे करने पड़ेंगे, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है आपके लिए, बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए। तो आप ज़रूर हमारा प्रोमो कोड यूज़ करते, सब्सक्रिप्शन लेते वक्त हमारा प्रोमो कोड ज़रूर यूज़ करें, जिसके वजह से आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ इमीडिएटली मिल सकता है। राइट नाउ आप 10% डिस्काउंट पा सकते हैं और सिर्फ आपको 64,000 में से सिर्फ आपको 57,600 रुपीज़ ही पे करने पड़ेंगे, है ना दोस्तों, जो कि बहुत ही एक बेनिफिट्स है आपको। तो ज़रूर हमारा प्रोमो कोड यूज़ करें और इसी के साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर वो लिंक वर्क नहीं होती हो तो आपको, हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है सिंपल कॉन्सेप्ट्स UPSC, तो आप ज़रूर जाकर हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाइए, जिसमें आपको PPTs PDF सब मिल जाएंगे, है ना। टेस्ट एनालिसिस आपको मिल जाएगा और मॉक टेस्ट आपको सब कुछ मिल जाएगा उस टेलीग्राम चैनल पर। आप ज़रूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। और अगर आपको कोई एनरोलमेंट करने की और कोई समझो UPSC YT ये प्रोमो कोड यूज़ करने में कोई दिक्कत आती हो, कोई प्रॉब्लम आती हो, तो आप 9689638048 ये व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर हमें मैसेज करें। एज ए गाइडेंस आपको अब हम हेल्प करेंगे कैसे हमारा UPSC YT ये प्रोमो कोड यूज़ करना है और कैसे 10% डिस्काउंट पाना है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर, है ना दोस्तों। तो जल्द से जल्द हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाइए और कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आपको फेस होती हो रिगार्डिंग प्रिपरेशन और या कोई भी अनअकैडमी का आप सब्सक्राइब करना चाहते हो कोर्सेस और हमारा UPSC YT अप्लाई को प्रोमो कोड अप्लाई नहीं होता हो, तो हम पूरी आपको हेल्प करेंगे और हमको आपको 10% डिस्काउंट देकर ही रहेंगे दोस्तों अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर। तो जल्द से जल्द आपको अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हो तो ज़रूर हमारे को कांटेक्ट करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन हो जाइए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। जब हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था दोस्तों, है ना, तो हमने उसमें देखा था कि पार्लियामेंट हैज़ द पावर, पार्लियामेंट को पावर दी गई है अंडर द आर्टिकल 368 और इसमें स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं है ना। इसमें स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं है अनलाइक इन USA, है ना। पार्लियामेंट ने आर्टिकल 368 में लिखा हुआ है कि यू कैन अमेंड एनी प्रोविजन एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। पार्लियामेंट में क्या लिखा है आर्टिकल 368 में, यू कैन ऐड, यू कैन सब्ट्रैक्ट और यू कैन चेंज एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूजिंग द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, यूजिंग द प्रोसीजर अंडर द आर्टिकल 368। अब अंडर द आर्टिकल 368 के द्वारा आप किसी भी प्रोविजन को, किसी भी पार्ट्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंड कर सकते हैं, है ना। तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया ही है, तो कैसे हम प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं अमेंड करने के वक्त, है ना। तो इसमें भी एक सवाल पैदा हो गया था, है ना, कि कैन पार्ट 3 क्या है दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे फंडामेंटल राइट्स, है ना। फंडामेंटल राइट्स क्या आर्टिकल 368 को टच कर सकता है। एक यहाँ पर भी बहुत कन्फ्लिक्ट खड़े हो गए थे। तो क्या कन्फ्लिक्ट्स खड़े हो गए थे, क्यों ये कन्फ्लिक्ट्स खड़े हो गए थे, ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आपने हमारा वीडियो वो देखा नहीं होगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ज़रूर देखें, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद ही आपको ये वीडियो समझ में आएगा, ये टॉपिक आपको समझ में आएगा कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन डिटेल किसे कहते हैं, है ना। तो ज़रूर हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो प्रीवियस वीडियो मेरा देख लो, इसमें आपको ये कन्फ्लिक्ट समझ में आ जाएंगे आर्टिकल 368 में, क्यों प्रॉब्लम्स क्रिएटिंग, क्यों इतना कंट्रोवर्शियल है आर्टिकल 368 आफ्टर द केशवानंद भारती केस। और केशवानंद भारती केस भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। आप ज़रूर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेरा वो वीडियो जाकर देखिए, है ना, जिसमें आपको केशवानंद भारती केस और आर्टिकल 368 इन डिटेल समझ में आ जाएगा और फिर उसके बाद ही आपको अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ जाएगा दोस्तों, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 368 फॉलोज, पार्लियामेंट को हमने पावर दी गई है, इसमें स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं है और इसमें अनलाइक इन USA, है ना। तो हम अब मुड़ते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ, है ना। जब हमने आर्टिकल 368 बनाया दोस्तों, तो हमारे पास दो चॉइसेस थी। एक तरफ था USA का कॉन्स्टिट्यूशन और एक तरफ था UK, दैट इज इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखा गया तो इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन ये फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। अब फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, क्या डिफिनेशन है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की। तो अगर आप कोई भी अमेंड करते हो, कोई बिल आप अमेंड करते हो या भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आप अगर इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, है ना, तो उसमें आपको कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं करना पड़ती। UK के कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा आपको कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं करना पड़ती। इसे ऑर्डिनरी मेथड भी कहते हैं दोस्तों,
है ना। इन अदर वर्ड्स हम सिंपल एक लैंग्वेज में से ऑर्डिनरी मेथड कह सकते हैं। और दूसरी तरफ है यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन। अब यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में ये इसे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को, है ना, क्या डेफिनेशन है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर आपको यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा किसी भी बिल को अगर अमेंड करना है, किसी भी प्रोविजंस को अगर अमेंड करना है, तो उसके आपको सेवरल मेथड्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं, उसी के बाद वो बिल या प्रोविजन आपका अमेंड होगा, नहीं तो आपका अमेंड नहीं हो सकता। मीन्स स्ट्रिक्ट है यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो हमारे फाउंडिंग फादर्स के पास ये दो ऑप्शन थे, अगर आप यूके का कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड हो जाओ या आप यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड हो जाओ, है ना। तो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है फ्लेक्सिबल। तो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, एक डॉक्टर नेहरू एंड डॉक्टर अम्बेडकर जी ने ये डिस्कस किया कि देखो इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन ये तो फ्लेक्सिबल है, और फ्लेक्सिबिलिटी होना ज़रूरी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है, ऐसा तो नहीं कि ये हर एक सिचुएशन से, हर एक कंडीशन से इसमें बदलाव होते रहेंगे, है ना। तो इसे फ्लेक्सिबल होना तो ज़रूरी है ना। और रिजिड भी होना इसे ज़रूरी है, कोई स्ट्रिक्टली प्रिकॉशंस भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में होना ज़रूरी है ना। तो हमने क्या किया, यूएसए का प्लस यूके का कॉन्स्टिट्यूशन कंबाइन करके रिजिड प्लस फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड हो गए हम, और रिजिड और फ्लेक्सिबिलिटी से हमने हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, है ना दोस्तों। तो आगे देखते हैं। तो हम अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को अगर हमें इंट्रोड्यूस करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूसेस इन एनी हाउस, इधर आप लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या राज्यसभा में भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और मिनिस्टर्स, एनी मिनिस्टर्स, आप कोई भी मिनिस्टर से इसे इंट्रोड्यूस कर सकता है इस अमेंडमेंट बिल को। ऐसा नहीं कि कोई भी स्पेसिफिक मिनिस्टर से इसे इंट्रोड्यूस करे, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी मिनिस्टर से इसे इंट्रोड्यूस कर सकता है इस बिल को, है ना। और प्राइवेट मेंबर्स, इधर प्राइवेट मेंबर्स भी इसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। अब बिल्स दो टाइप के होते हैं दोस्तों, बिल्स दो टाइप के होते हैं। एक टाइप क्या होता है, अगर आपको कोई भी बिल इंट्रोड्यूस करना है पार्लियामेंट में, तो आपको प्रियर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट की ज़रूरत नहीं होती। आप विदाउट प्रियर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट आप उसे पास कर सकते हैं या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं पार्लियामेंट में, है ना। और कोई बिल ऐसे होते हैं जिसमें प्रियर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ज़रूरी होता है, जिसमें प्रेसिडेंट की परमिशन लेने के बाद ही वो बिल हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं पार्लियामेंट में। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप अगर मनी बिल इंट्रोड्यूस करते हो पार्लियामेंट में, तो उसको प्रियर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ज़रूरी है, परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट बहुत ज़रूरी है अगर आप बिल मनी बिल इंट्रोड्यूस करते हो पार्लियामेंट में। और कुछ बिल ऐसे होते हैं जिसमें परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं होती प्रेसिडेंट की, आप डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर सकते हो, है ना। अब किस टाइप्स के हमारे पास मेजोरिटीज है जिसके ऊपर, जिसके थ्रू हम ये प्रोविजंस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ये अमेंडमेंट बिल्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं पार्लियामेंट में, तो हम वो टाइप्स, वो मेजोरिटी टाइप्स हम डिस्कस करेंगे आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हमारा मेजोरिटी का टाइप है वो है सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। अब सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट किसे कहते हैं, मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट वोटिंग। अब इसमें मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट वोटिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपके अगर पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ अगर 300 है और एट द टाइम ऑफ वोटिंग आपके पास सिर्फ 200 ही मेंबर्स हैं, है ना, तो सिर्फ 200 ही मेंबर्स है, तो आपको 101 वोट्स मेजोरिटी पाने के लिए लाने होंगे। आपको 101 वोट्स मिल गए तो आपकी एक मेजोरिटी आ गई, तो उसे कहते हैं सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। दैट्स कॉल्ड सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। अगर मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट वोटिंग अगर आप लाते हो तो आपको सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। तो इसी कहते हैं सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो दूसरा टाइप क्या है मेजोरिटी का, तो दूसरा टाइप मेजोरिटी का है एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट किसे कहते हैं दोस्तों, दैट इज मोर देन 50% ऑफ मेंबरशिप ऑफ द हाउस, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। हम वही एग्जांपल लेंगे क्योंकि आपके अगर पार्लियामेंट में अगर 300 आपके मेंबर्स हैं, है ना, तो आप ध्यान से देखिए 50 मोर देन 50% मेंबरशिप ऑफ द हाउस कहा गया है यहाँ पर। तो आपको पार्लियामेंट में अगर 300 आपके टोटल स्ट्रेंथ है और आपके मेजोरिटी अचीव करने के लिए मोर देन 50% ऑफ मेंबरशिप ऑफ द हाउस आपको लाने होंगे, मीन्स 151 वोट्स आपको पाने होंगे, जिसकी वजह से आपके एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट आ जाएंगे। तो इसे ही कहते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल मेजोरिटी में हमने क्या देखा दोस्तों, 50 मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट वोटिंग, है ना, जो भी प्रेजेंट वोटर्स आपके हैं तो उसको 50% आपको लाने होंगे, फिर आपको सिंपल मेजोरिटी कहा जाता है। फिर आपको फिर एब्सोल्यूट मेजोरिटी में क्या कहा जाता है दोस्तों, मोर देन 50% ऑफ मेंबरशिप ऑफ द हाउस। अगर आपके मेंबरशिप ऑफ द हाउस की स्ट्रेंथ फॉर एग्जांपल 300 ले लो, तो आपको 151 वोट्स लाने होंगे एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट पाने के लिए। तो इसे कहते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट।
नाउ थर्ड जो कि लास्ट है हमारा मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, उसे कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। अब स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट क्या है, इसे ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। मोर देन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब मोर देन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग किसे कहते हैं? अगर मैं वही एग्जांपल आपको रिपीट करता हूँ कि अगर आपके मेंबरशिप ऑफ द हाउस, पार्लियामेंट ऑफ मेंबरशिप ऑफ द हाउस की 300 टोटल स्ट्रेंथ है, तो उसमें 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग अगर करते हो, 2/3 मीन्स 130 या 135 के आसपास, मोर देन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग कि 130 या 135 के आसपास अगर आपको वोट्स गिरते हैं, है ना, तो वही हो जाता है आपका सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। ये सिंपल मेजोरिटी ऑफ ए पार्लियामेंट ये अंडर द आर्टिकल 368 है, या आप दिमाग में बिठा लो पूरे। ये सिंपल स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट जो है वो अंडर आर्टिकल 368 के आता है, अंडर आर्टिकल 368 में आता है ना दोस्तों। तो स्पेशल सिंपल मेजोरिटी आप समझ गए, एब्सोल्यूट मेजोरिटी आप समझ गए होंगे, और स्पेशल मेजोरिटी क्या है? 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, मीन्स आपके 300 में से 2/3 ले लीजिए, 130 या 135 के आसपास अगर आपको वोट गिरते हैं, है ना, मोर देन 130 या 130 के आसपास आपको वोट्स गिरते हैं, तो वो हो जाता है आपका सिंपल मेजर ऑफ पार्लियामेंट। ये किसके अंडर है दोस्तों? ये अंडर द आर्टिकल 368 है, ये ध्यान में रखिए, है ना। तो सिंपल मेजोरिटी क्या है और एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या है और स्पेशल मेजोरिटी क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, ये सिंपल लैंग्वेज में आपको कोई नहीं समझा सकता दोस्तों, है ना, जिसके वजह से आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, है ना, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर होगा पॉलिटी सब्जेक्ट में या एनी अदर सब्जेक्ट में, है ना। तो अभी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के पास आने वाले हैं, वो है सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, जैसे सिंपल कैप कहा जाता है। अभी सिंपल कैप किसे कहते हैं? अब सिर्फ जो प्रोविजंस या जो बिल्स सिंपल मेजोरिटी से पास होते हैं, है ना, जो बिल, आप ध्यान से सुनिए, जो बिल या जो प्रोविजन सिंपल मेजोरिटी से पास होते हैं उसे कहते हैं सिंपल कैप, है ना। अब सिंपल कैप द्वारा क्या प्रोविजंस हम पास कर सकते हैं, कौन से बिल्स हम पास कर सकते हैं, किस तरह के बिल्स वो है, हम वो बाद में डिस्कस करेंगे। आप सिर्फ सिंपल कैप ये ध्यान में रखिए, तो जो बिल सिंपल मेजोरिटी से पास होते हैं, जो प्रोविजन सिंपल मेजोरिटी से पास होते हैं उसे कहते हैं सिंपल कैप, है ना दोस्तों। अब वो दूसरा टाइप से हमारा वो है मॉडरेट कैप। अब मॉडरेट कैप किसे कहते हैं? अब मॉडरेट कैप, अगर मॉडरेट कैप इज नथिंग बट, मॉडरेट कैप इज डिफाइंड एज इट इज नथिंग बट एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्लस 2/3 वोटिंग, है ना। अब एब्सोल्यूट मेजोरिटी आपको मालूम है मोर देन 50% ऑफ मेंबरशिप ऑफ द हाउस, और 2/3 आपको मालूम है ना, 130 या 135 के आसपास लाओ और आपकी मेजोरिटी वो कही जाती है स्पेशल मेजोरिटी, है ना। तो मॉडरेट कैप उसकी डिफिनेशन क्या है? एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्लस 2/3 वोटिंग अंडर द आर्टिकल 368, है ना। अगर आप एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी सेटिस्फाई करो और 2/3 जो आपकी वोटिंग है वो भी सेटिस्फाई करो, और आपका जो नंबर आएगा वो होगा आपका मॉडरेट कैप। आई होप आपके समझ में आया होगा। तो इसमें प्रोविजंस क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आपको डेफिनेशंस आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। और थर्ड डेफिनेशन वो है हमारे रिजिड कैप। अब रिजिड कैप किसे कहते हैं? रिजिड कैप इज नथिंग बट एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्लस 2/3 वोटिंग, और जो बिल आपको इंट्रोड्यूस करना है या जो भी बिल आपको पास करना है वो स्टेट्स में फॉरवर्ड कर दो, है ना, वो स्टेट्स में भेज दो पास करने के लिए, और दिल्ली और पुदुचेरी को एक सेपरेट भेजो। क्यों दिल्ली और पुदुचेरी को सेपरेट हमें भेजना है? आपका जो बिल इंट्रोड्यूस करना है, क्यों दिल्ली और पुदुचेरी को हमें सेपरेट भेजना है? बिकॉज द रीजन बिहाइंड इट, दिल्ली और पुदुचेरी की एक सेपरेट विधानसभा है ना, तो हम उन्हें अलग अलग भेजेंगे, है ना। तो स्टेट्स में भेज दो। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज रिजिड कैप। आपको एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्लस 2/3 वोटिंग, और आपको जो बिल पास करना है वो आपको क्या करना है? स्टेट्स में सर्कुलेट करना है पास करने के लिए। तो अगर हाफ, मोर देन और हाफ ऑफ द स्टेट्स ने ये बिल पास कर दिया, आपने जो इस बिल स्टेट्स को सर्कुलेट किया है, तो मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स आपको अगर सिंपल मेजोरिटी से पास करते हैं आपका बिल, तो ये कहा जाता है इट हैज़ बीन रेटिफाइड। मैं रेटिफाइड ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। इट हैज़ बीन रेटिफाइड कि आपका बिल पास हो गया, खुशखबरी मानो, आपका बिल पास हो गया, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, फिर आपको कोई विरोध नहीं कर सकता, है ना। तो किसे कहते हैं रिजिड कैप? रिजिड कैप इज नथिंग बट एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्लस 2/3 वोटिंग, और आपको जो बिल पास करना है, जो प्रोविजंस आपको पास करना है वो स्टेट्स में सर्कुलेट कर दो। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो सिंपल कैप किसे कहते हैं? सिंपल कैप इज नथिंग बट आपके जो प्रोविजंस, जो भी आपके बिल्स सिंपल मेजोरिटी से पास होते हैं उसे कहते हैं सिंपल कैप। अब मॉडरेट कैप किसे कहते हैं दोस्तों? मॉडरेट कैप इसे कहते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्लस 2/3 वोटिंग, दैट्स कॉल्ड मॉडरेट कैप। और रिजिड कैप किसे कहते हैं? एब्सोल्यूट वोटिंग प्लस 2/3 वोटिंग, और जो भी आपको बिल या प्रोविजन पास करना है वो स्टेट्स में सर्कुलेट कर दो,
आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। आपको तीनों कैप समझ में आ गए होंगे बड़ी अच्छी तरीके से। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ, जिसके वजह से आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा इस अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हम अभी एक एक करके इसमें क्या प्रोविजंस पास हो सकते हैं, किस किस तरह के प्रोविजन इसमें पास होते हैं सिंपल कैब में, रिजिड कैब में और मॉडरेट कैब में, हम एक एक करके वो डिस्कस करेंगे। तो सिंपल कैब में आता है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, क्योरम आता है, 5th and 6th शेड्यूल आते हैं और सैलरीज एंड अलाउंसेस आते हैं। इस तरह के बिल्स हम सिंपल कैब द्वारा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब एक यहाँ पर एक गौर करने की एक आपको कंसंट्रेट करना चाहिए इस चीज़ पर कि फॉर्मेशन ऑफ स्टेट में क्या होता है दोस्तों, क्या लेना पड़ता है हमें। फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट में प्रेसिडेंट प्रियर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट जरूरी होती है। कब जरूरी होती है? एट द टाइम ऑफ डिस्कशन, नॉट एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। आपको जब पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना है तब आपको प्रियर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट की जरूरी नहीं होती। आपको एट द टाइम ऑफ डिस्कशन, आप अगर कोई फॉर्मेशन ऑफ अलग स्टेट बना रहे हो तो आप एट द टाइम ऑफ डिस्कशन आपको किसकी परमिशन होना जरूरी है? प्रेसिडेंट की परमिशन होना जरूरी है। और फिर क्योरम है, 5th and 6th शेड्यूल है और सैलरीज एंड अलाउंसेस है। इस तरह के बिल सिंपल कैब में पास किए जाते हैं दोस्तों। नाउ मॉडरेट कैब में किस तरह के बिल्स पास किए जाते हैं, किस तरह के प्रोविजंस पास किए जाते हैं? मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस है लाइक फंडामेंटल राइट्स है और डीपीएसपी। इस तरह के जो अमेंड किए जाते हैं बिल्स, जो प्रोविजंस हम आगे विथ रिस्पेक्ट टू कंडीशंस हम अमेंड करते हैं वो मॉडरेट कैब में आते हैं। वो मॉडरेट कैब के थ्रू क्या होते हैं? इंट्रोड्यूस होते हैं पार्लियामेंट में, है ना दोस्तों। अब थर्ड रिजिड कैब में क्या आता है? रिजिड कैब में देखिए प्रेसिडेंट इलेक्शन आते हैं, है ना, प्रेसिडेंट इलेक्शन आते हैं, सुप्रीम कोर्ट पावर्स आते हैं, है ना, और 77 शेड्यूल आते हैं। 77 शेड्यूल में आप क्या करते हैं, क्या कौन से बिल आपके आएंगे दोस्तों? दैट इज जीएसटी आएगा आपका, कॉन्करेंट लिस्ट आएगा, स्टेट लिस्ट आएगा, ऐसे एक्सेट्रा, ऐसे कई सारे प्रोविजंस आपको अंडर द रिजिड कैब आपको पास करने पड़ते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। आप समझ रहे होंगे एक प्रेसिडेंट इलेक्शन है और सुप्रीम कोर्ट पावर है और 77 शेड्यूल, है ना। तो आप अगला टॉपिक जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है, इस टॉपिक का अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज क्रिटिसिज्म। अब क्रिटिसिज्म क्या है, क्या डेफिनेशन है क्रिटिसिज्म की? तो क्रिटिसिज्म की मैं डेफिनेशन आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ दोस्तों कि क्रिटिसिज्म इज नथिंग बट जिसमें स्टेट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, स्टेट्स इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकते, स्टेट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। और सेकेंड जो है प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं होता, है ना, प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं होता और स्टेट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। दैट्स कॉल्ड क्रिटिसिज्म। ये हो गया सिंपल लैंग्वेज में। अगर आपको इन डिटेल क्रिटिसिज्म समझना है तो मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल दूंगा, आप गौर करिए, कंसंट्रेट करिए मेरे एग्जांपल पर। तो अगर आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है जो लोकसभा में और राज्यसभा में पास करना है ना, तो फॉर एग्जांपल वो लोकसभा में पास हो चुका है और राज्यसभा में आप अगर पास करना चाहते हो, मगर राज्यसभा और लोकसभा में एग्रीमेंट नहीं हो रहा है। लोकसभा में तो पास हो चुका है बट राज्यसभा ये पास करने को तैयार नहीं है, तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं? ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं। ज्वाइंट सेशन अभी क्या कहते हैं इसे, कि ज्वाइंट सेशन हम बुलाते हैं कि अगर ये राज्यसभा नहीं मान रहा है तो इन्हें फोर्सफुली मनाओ, है ना, इन्हें फोर्सफुली मनाओ। ज्वाइंट सेशन इसीलिए रहता है कि ये इनको मनाओ और इनसे पास करवाओ ये बिल, तो वही काम करता है ज्वाइंट सेशन। बट इन ए केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल, अगर आप कोई ऑर्डिनरी बिल पार्लियामेंट में अगर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, पास करना चाहते हैं, तो आपको ज्वाइंट सेशन उस वक्त ज्वाइंट सेशन का कोई काम नहीं होता। ज्वाइंट सेशन उस वक्त नहीं आप बुला सकते, है ना, इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल्स। मैं इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल्स बोल रहा हूँ, है ना, तो इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल आप ज्वाइंट सेशन नहीं बुला सकते। कि अभी इन अदर वर्ड्स अभी जब फाउंडिंग फादर्स हमारे नेहरू और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के एक थिंकिंग थी कि जो भी कैब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल या कोई भी ऑर्डिनरी बिल, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल या कोई भी ऑर्डिनरी बिल अगर पास होगा तो वो फोर्सफुली ना पास हो, है ना, तो फोर्सफुली ना पास हो, है ना दोस्तों, तो फोर्सफुली पास नहीं होना चाहिए। वो सबके प्रियर रिकमेंडेशन से, वो सबके प्रियर परमिशन से ही पास होना चाहिए, है ना। तो इसी से ये मैं लेक्चर्स यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आपको अगर मेरा लेक्चर्स पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ज़रूर शेयर करें हमारा चैनल, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन हुए और हमारे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना दोस्तों। और ज़रूर सब्सक्राइब करें अकेडमी के कोर्सेज़ को, अनलिमिटेड बेनिफिट्स पाए, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा ये अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको कोई भी अगर कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। मैं फिर से मिलूँगा अगले वीडियो में। थैंक यू।